नमस्कार, इंडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। उत्तराखंड के महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। चंपावत में उपचुनाव का रण पूरी तरीके से तैयार है और बीजेपी कांग्रेस में जो जारी है उसका नाम है स्टार प्रचारकों का बार। जी हां, चंपावत उपचुनाव का प्रचार जोरों पर है और एक तरफ जहां सीएम धामी 9 मई को नामांकन कर चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस की उम्मीदवार बनाई गई निर्मला गायतोड़ी ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने स्टार प्रचारक भी तय कर दिए हैं और कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारकों को प्रचार की जिम्मेदारी सौंप दी है, तो वहीं जिसमें कांग्रेस ने केंद्र से लेकर राज्य तक के नेताओं का नाम शामिल किया है। खास बात यह है कि चुनाव के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव का नाम भी स्टार प्रचारकों में शामिल है। इसके अलावा उत्तराखंड से भी करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई दिग्गज नेता धामी के खिलाफ प्रचार कर कांग्रेस की नीतियों का गुणगान करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ एक कदम आगे बढ़ते हुए बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर स्टारवार छेड़ दिया है और आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने 44 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। चंपावत विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चुनाव प्रचार गरमाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर भी आएंगे। इसके अलावा प्रदेश पार्टी प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद तेजस्वी सूर्या और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सांसद तीरथ सिंह रावत, अजय टामटा, अनिल बलूनी, नरेश बंसल और पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के नाम भी इस स्टार प्रचारक की सूची में शामिल है। यानी कि कांग्रेस ने 30 तो बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक चंपावत उपचुनाव से उतार दिए हैं। अब जल्द ही प्रचारकों के आने का सिलसिला शुरू होगा और स्टार प्रचारक वॉर शुरू हो जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर दोनों ही पार्टियों की बात करें तो दोनों ही जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन अंतकलह से जूझ रही कांग्रेस में एक बार फिर से उच्च नेताओं की अनदेखी देखने को मिल रही है और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, अल्मोड़ा जिले के एक भी विधायक और चंपावत जिले की लोहाघाट सीट से विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी को स्थान नहीं मिला। तो वहीं कापड़ी ने उधम सिंह नगर जिले की खटीमा सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पराजित कर दिया था, लेकिन कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची के लिए इन लोगों का नाम नहीं दिया और ये नया विवाद जो शुरू हो गया है और इसको लेकर हवा दिया जा रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने पहले ही चुनाव में हार स्वीकार कर ली है। बीजेपी का कहना है कि आज तक कांग्रेस में अंतकलह खत्म नहीं हुई और कांग्रेस अभी भी अंतकलह से जूझ रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गायतोड़ी के नामांकन में जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नदारत रहे तो आगे प्रचार क्या करेंगे। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, उसमें से आधे लोग चंपावत में डेरा डाल चुके हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में हरीश रावत, करण माहरा, प्रीतम सिंह नहीं पहुंचे। बीजेपी का ये बड़ा दावा ये भी है कि कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला पिछले कई सालों से विदेश में थी और बीजेपी चंपावत उपचुनाव बहुत ही अच्छे मतों से जीत रही है। आप नामांकन किया है और लड़ेंगे बड़ी जोश खरोश से। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ऐसा है, हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो सादगी से ही लड़ेंगे, क्योंकि आपको मालूम है एक तरफ कुबेर खड़े हैं, दूसरी तरफ हम जनता के सेवक हैं और ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ने मुझे भरोसा भी दिया, विश्वास भी है कि मैं जीत गया। लेकिन प्रतिद्वंदी मजबूत है सीएम सूबे के। अब सीएम आप ही पहले ही सब लोग पत्रकार सीएम कहते थे, तो आप समझ लो कि मजबूत तो है, सरकार उनकी है, लेकिन ये है कि अभी खटीमा में जब इलेक्शन लड़े थे तो भी वो सीएम थे और तब भी सरकार थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव कई नतीजे हैं। शिबू सोरेन जी भी कभी इतिहास है कि सिटिंग में मुख्यमंत्री रहते हुए हारे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं पूरी आश्वस्त हूँ। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस ने जो अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, एक तो उन्होंने सूची 30 की जारी की है, उसमें से वहां 10-15 भी दिख जाएं तो आप गनीमत मानिए। देखिए, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो केवल चंपावत में ही नहीं पूरे उत्तराखंड में हताश है, निराश है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व में जिस प्रकार की सिर्फ फुटबॉल है, जिस प्रकार जो है वो आपस में ही कलेश कर रहे हैं, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे। चंपावत में कांग्रेस ने अपना जो प्रत्याशी उतारी हैं वो तो 10-15 वर्षों से विदेश में रह रही थी,
वो केवल और केवल जो है वहां पर पूर्ति कर रही हैं और रस्म अदायगी के लिए जो है चुनाव लड़ रही हैं। अब तक कांग्रेस का कोई बड़ा नेता वहां नहीं आया है, क्योंकि सब जानते हैं हरीश रावत जो उनके मुख्यमंत्री के दावेदार थे वो वहां पर नहीं आए, प्रीतम सिंह जी वहां पर नहीं आए, प्रदेश अध्यक्ष जी गढ़वाल घूम रहे थे और अभी तक जो है उन्होंने कोई दमदार उपस्थिति वहां नहीं दिखाई। तो इससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची किस प्रकार की है और कौन कौन वहां आने वाले हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है उसमें से अधिकांश मंत्रीगण हमारे पहले ही चंपावत में डेरा डाल चुके हैं और चंपावत का चुनाव एक तरफा हो रहा है। चंपावत की जनता जानती है कि हमने मुख्यमंत्री चुनना है, ना कि एक ऐसा प्रत्याशी चुनना है जो अगर जीत भी जाता है तो विपक्ष में बैठेगा। इसलिए वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी भारी बहुमत के साथ जीत रहे हैं और हमारे स्टार प्रचारक आने वाले समय में लगातार चंपावत रहेंगे और चंपावत की जनता, देवतुल्य जनता माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को भारी बहुमत के साथ जो है जिताकर भेज रही है। जो ज्यादा अपने आप को कमजोर महसूस करता है या जो ज्यादा डरा हुआ होता है, भयग्रस्त होता है, वो और ज्यादा स्टार उतारता है जमीन पर और ज्यादा खरीद फरोख्त करता है, दूसरे दलों के लोगों को अपने दल में मिलाता है। इस समय तो ये हालत है मुख्यमंत्री धामी की, खटीमा से हारने के बाद इतना नर्वस हैं या इतना कॉन्फिडेंस खो चुके हैं कि चंपावत के लगभग हर दोहरे दरवाजे पर जा रहे हैं जहां से कांग्रेस के लोगों को हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए या कुछ चुग्गा डालकर उनको अपने साथ शरीक किया जा सके। इसका मतलब आप में खुद सामर्थ्य नहीं है चुनाव जीतने की, इसका मतलब भाजपा के अंदर दम नहीं है चुनाव जीतने की। और किस तरह से आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री हैं, दोहरी जिम्मेदारी है उनकी। ये तीसरी कंप्लेंट है 4 दिन के अंदर जो हम निर्वाचन आयोग से कहने आए हैं और निर्वाचन आयोग का धन्यवाद और आभार है कि वो हर कंप्लेंट का हमारे कॉग्निजेंस ले रहे हैं। वो नोडल अधिकारी को उन्होंने निरस्त कर दिया और आज की कंप्लेंट भी कोई छोटी कंप्लेंट नहीं है। सिंबल पहन के आप नामांकन करने जा रहे हैं, आपके जीवन का चौथा या 5वां चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो या तो जानकारी आपको होनी चाहिए थी या फिर आपके अधिकारियों को होनी चाहिए थी जो अंदर हैं, लेकिन किसी को भी जानकारी ना होना। और जिस तरह से स्टार वॉर की आप बात कर रहे हैं तो कोई हमारा स्टार वॉर नहीं है। आम जनता में पैठ वाली महिला को हमने उतारा है, बहुत ही सिंपल सादगी के लिए जानी जाने वाली महिला निर्मला गहतोड़ी है, इसलिए हमारा किसी से कोई वॉर नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरा संघर्ष करेगी मजबूती से। तो अब जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई उससे कहीं ना कहीं देख के लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो वॉर है वो उपचुनाव का वॉर नहीं, वो स्टार प्रचारकों का वॉर है। क्योंकि कांग्रेस ने पहले 30 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, तो अब बीजेपी ने उसके आगे बढ़कर 44 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आज कांग्रेस ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वसी जैदी हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, संजीव वर्मा हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी के और दिनेश वक्तचिका जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद है हमारे साथ इस खास चर्चा में। सबसे पहले आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और दिनेश जी, शुरुआत में इस डिबेट की आपसे करना चाहूँगा और आपसे समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से अब चंपावत उपचुनाव में बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, मैं मानता हूं कि लगभग इतने ही गांव होंगे, इतने ही क्षेत्र होंगे, अगर इतने ही ब्लॉक होंगे अगर मानूं तो ऐसे में क्या बीजेपी को अब डर सता रहा है या सिर्फ स्टार वॉर है उत्तराखंड में? क्या है सर, मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ, सब आप भी समझ रहे होंगे और वहाँ की चंपावत की जनता भी समझ रही है, धामी जी के अंदर भी दबा हुआ डर सा भी है कि मैं खटीमा का इलेक्शन हार चुका हूँ, आगे क्या होगा। नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये है कि जब कांग्रेस ने 30 स्टार प्रचारक जिन्होंने घोषित किए और जबकि इनको मालूम है भाजपा को कि हमारा कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग है, हम जीते हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं सुन रहा था कोई भाजपा का प्रवक्ता था या भाजपा का राजनीतिक नेता था, वो ये कह रहा था कि कांग्रेस के 30 जो प्रचारक है उसमें से तो मुश्किल से 10-12 ही दिखाई देंगे, बाकी सब विदेश में ही टिके हुए हैं। उनसे ये पूछिए कि विदेश में कितने टिके हुए हैं, जरा उनकी लिस्ट भी बता दीजिए। और जो भाजपा के 40 के 40 आदमी जो प्रचारक है, उन 40 के 40 आदमी चंपावत में टिके हुए हैं और कब से टिके हुए हैं वो भी लिस्ट अपनी देख ले। बात इसकी है कि कांग्रेस जीते या चंपावत जीते, इससे हमें मीडिया को कोई लेना देना नहीं, ना ही मीडिया किसी के पक्ष में बात करती है, ना ही मीडिया किसी के बारे में कहेगी। और मैं यही अपने मीडिया बंधुओं से कहूँगा, जो शपथ चीज है उस शपथ चीज को सामने जनता के सामने लाएं। जैसे कि पिछली डिबेट के अंदर आपने देखा होगा
कि हम चंपावत के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन मैडम डोरा और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ये महंगाई और उसके ऊपर डिस्कस शुरू हो गई, दोनों की बहसें शुरू हो गई। एक्चुअली क्या है, हम जिस मुद्दे के लिए बैठे हम उस मुद्दे की बात करें। महंगाई का मुद्दा कब से चल रहा है? अब 50 रुपए सिलेंडर बढ़ा दिया, वो जनता को नहीं मालूम, या कांग्रेस वाले उनको वहाँ पर जाएंगे तब पता लगेगा। बिल्कुल दिनेश जी, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं ये मुद्दों से भटकाने वाली बात है, जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस दोनों डिबेट में ये बातें छुड़ी थी। चलिए, जब कल उन्होंने जिस तरीके से डिबेट में रोल किया, वो मुद्दों से भटकाने वाली बात थी। पूरी तरीके मेन मुद्दे की बात तो उनमें से किसी ने की ही नहीं। जैसे अभी आपके सामने बात हुई कि आज निर्मला जी ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया, और नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, दोनों के कहने के सामने है। अब स्टार प्रचारक जो है वो अपने तरीके से जो काम करेंगे करते रहेंगे, जो भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, इनका काम जो उनको दिया गया वो दिया गया है। हरीश रावत जी या प्रीतम जी या हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे पूरा पहले गणेश जी, ये सारे आदमी जब एकजुट होकर काम कर रहे हैं और एकजुट क्यों के कर रहे हैं, उसके पीछे भी क्रिटिसाइज कि स्टार प्रचारक भी वहाँ पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। उनके लिए तो आप टिप्पणी कर रहे हैं कि पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। आपके 40 कैसे हो गए? आप 30 की जगह 20 रखते ना, अगर आप स्ट्रॉन्ग थे तो। कहीं ना कहीं डर जरूर सता रहा है दिनेश जी, मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं बीजेपी को डर जरूर सता रहा है, क्योंकि ये स्थिति ऐसी है करो या मरो वाली स्थिति एक तरीके से, क्योंकि बीजेपी के सामने सीएम धामी को सदस्यता लेनी है, और उसके लिए अगर वो हार जाते हैं तो उनके लिए चुनौतियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि या तो फिर वो एक और सीट खाली करवाएंगे और वहां से उपचुनाव होगा, वरना 6 महीने के अंदर कैसे सदस्यता ले पाएंगे। अगर एक सीट अगर वो हार भी जाते हैं तो अगर उनके लिए कोई सीट चुनौती बनेगी, उनके लिए कोई सीट खाली करानी पड़ेगी, तो मैं तो यही कहूंगा धामी जी से, अपनी राजनीति बतानी है, राजनीति करनी है, तो आप अगला इलेक्शन लड़ने की कोशिश ही ना करें। पता ये लगे कि आपकी कोई पूरी राजनीति की पूरी लाइफ की खत्म हो जाए, आपको कोई पूछने वाला ना बने, आपको कोई कैटेगरी देने वाला ना बने। दिनेश जी, मैं मानता हूँ एक तरीके से सीएम धामी ये चंपावत उपचुनाव नहीं है, सीएम धामी के अपने अस्तित्व की लड़ाई है। हाँ जी, इसकी अपने की लड़ाई है। इस वजह से मेरे को ये चाहिए कि भाजपा अपनी ईगो को ना बरके कि हम तो जीते हुए हैं, घमंड में ना रहे। ये इलेक्शन है, इलेक्शन एक वोट का भी हारना इलेक्शन होता है, और 1000 वोट से भी हारना इलेक्शन होता है। इसीलिए इनको सबर से बीजेपी को उत्तराखंड में ये समझ में आ गई होगी, एक सीट की अहमियत क्या होती है, ये बीजेपी को भी समझ में आ गया होगा और चुनाव आयोग को भी समझ में आ गया होगा कि आखिर एक सीट की अहमियत क्या होती है, क्योंकि एक सीट वही सीट थी जहां से सीएम धामी चुनाव लड़े और वो हार गए, और उसके चलते अब चुनाव आयोग को वहां पर उपचुनाव कराना पड़ रहा है और बीजेपी को पूरी तरीके से वहां पर उसमें जान फूकनी पड़ रही है। और फिलहाल इस पर चर्चा जारी रहेगी, और ब्रेक के बाद संजीव वर्मा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनसे इस पर जवाब लेंगे। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और अगर चंपावत उपचुनाव कह रहे हैं या सीएम धामी के अस्तित्व की लड़ाई, तो उपचुनाव में साफ हो जाएगा कि सीएम धामी अब सीएम बने रहेंगे या नहीं। चलिए, हमारे साथ संजीव वर्मा जी हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जुड़े हैं। संजीव जी, आवाज पहुंच रही है अब तक? सर, जिस तरीके से आज 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है, तो इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, और शायद जरूरत भी नहीं है कोई कोर कसर छोड़ने की, क्योंकि सीएम धामी के अस्तित्व की लड़ाई के साथ साथ बीजेपी ने जिस तरीके से भरोसा जताया सीएम धामी पर, हालांकि जनता ने उन्हें नकार दिया, लेकिन संगठन ने जरूर उन्हें सिर आंखों पर बिठा लिया। तो साथ ही साथ सीएम धामी के साथ साथ बीजेपी की भी कहीं ना कहीं अस्तित्व की लड़ाई है। दीक्षित जी, मैं आपकी बात का जवाब देने से पहले अपने बड़े भाई दिनेश जी का जो इससे पहले थोड़ा वक्तव्य आ रहा था, उसके ऊपर एक लाइन में अपनी बात रखना चाहूंगा। आपने कहा ये राजनीति में एक सीट का और वोट का बड़ा महत्व होता है, एक वोट का बड़ा महत्व होता है। तो आपकी बात से मेरे को श्रद्धेय अटल जी का वो युग याद आ गया, जब एक
केवल एक वोट, बिल्कुल, केवल मुझे एक वही याद वोट आया के था, तो लिए, वो मैंने केवल एक उसी वोट उसी के पर मैंने लिए बात भी उन्होंने कही थी। अपनी सत्ता का त्याग किया, केवल एक वोट के लिए अपनी सत्ता का त्याग किया, और चाहते तो वो भी एक वोट जैसे कैसे करके प्राप्त कर सकते थे। नहीं, लेकिन राजनीति में ये कोई नई सिद्धांतों बात के नहीं लिए है और ऐसे इन जैसे करके सिद्धांतों के लिए, सत्ता हासिल करना। सिद्धांतों के लिए संजीव वर्मा जी, उन्होंने आपने बिल्कुल सही कहा। संजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसे जैसे तैसे करके एक वोट हासिल कर सकते थे। जी, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है ऐसा, इससे ये भी साफ हो जाता है। आप जैसे प्रवक्ता जब ऐसा बयान दे देते हैं। मैंने ये बात इसलिए कही कि भारतीय जनता पार्टी सिद्धांतों वाली पार्टी है, अनुशासन। सर अभी आप कुछ और बयान देते हैं, उसके बाद आप बीजेपी को सिद्धांतों वाली पार्टी कह वर्मा देते जी, हैं, कहते हैं आप अनुशासन और ऐसे जैसे राष्ट्रीय तैसे पार्टी की बात करके एक नहीं हो वोट रही। हासिल कर लेते और सरकार बना लेते। सर ये तो आप सीधे चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। अनुशासन वाली पार्टी है, अनुशासन से चलने वाली पार्टी है, और जिस तरह से आपने और हमारे कांग्रेस के लोग इस बात को भय से जोड़कर उसको लेके चल रहे हैं कि हम लोगों ने 40 स्टार प्रचारक मैदान में हम क्यों उतार रहे हैं, तो मैं साफ कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी चाहे प्रधान का चुनाव हो, जिला पंचायत का, क्षेत्र पंचायत का, विधायक का और या सांसद का, छोटे छोटा और बड़े से बड़ा कोई भी चुनाव हो, उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ चुनाव को लड़ती है और किसी भी प्रकार की कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ती है। और बाकी बात रही 40 स्टार प्रचारकों की, तो माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक बड़े बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ इस चुनाव को जीत रहे हैं। यह जो हम एक बड़ी टीम उतार रहे हैं, ये मात्र इसलिए उतार रहे हैं कि जो हमारा जीत का अंतर है, हम उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर इजाफा कर सके, कैसे उस जीत के अंतर को और कहीं ज्यादा बढ़ा सके। तो एक जवाब मेरा ये भी दे दीजिए कि सर एक जवाब मेरा ये भी दे दीजिए कि खटीमा में आपने कितने स्टार प्रचारक उतारे थे? बताएंगे आप, अगर आप बता सकते हो तो आपसे। सर खटीमा में आपने कितने स्टार प्रचारक उतारे थे कांग्रेस के खिलाफ? दीक्षित जी, मैं वही चीज पूछना चाहता हूँ। वर्मा जी एक बात बताएंगे, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि चाहे हमारा पंचायती चुनाव हो, चाहे हमारा विधानसभा का चुनाव हो, हमारे स्टार प्रचारक पहुंचते हैं। आपको याद होगा कि पंचायत के चुनाव में आपके मोदी जी पहुंचे थे स्टार प्रचारक के रूप में। यहाँ तो एमएलए की सीट थी, या मोदी जी और शाह जी को स्टार प्रचारक नहीं माना गया? आपने नहीं सोचा सर उनको क्यों नहीं बढ़ाया गया? बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, मेरा एक सवाल ये भी है कि उत्तराखंड जब विधानसभा चुनाव था, संजय वर्मा जी, जब विधानसभा चुनाव था 2022 का विधानसभा चुनाव 70 सीटों पर, तब आपके 30 स्टार प्रचारक ही काम कर गए, ठीक है। लेकिन अब सिर्फ एक सीट पर चुनाव है तो आप 40 स्टार प्रचारक जुटा रहे हैं उसमें। सर ये डर ही है कहीं ना कहीं बीजेपी का। जी दीक्षित जी, देखिए मुझे लगता है शायद आपको जानकारी नहीं है, या जानकारी के अभाव में आप इस तरह की बात अपडेट कर दीजिए आप मुझे। आप यदि 2022 का हमारा प्रचारक की लिस्ट उठा के देखेंगे तो हमारे उस समय लगभग 50 से अधिक स्टार। 50 से अधिक आप संख्या बता दीजिए मुझे कितने हैं, आपको तो जानकारी होगी ना संजीव वर्मा जी, आपको जानकारी होगी, आप मुझे संख्या बता दीजिए। जितनी जानकारी मुझे थी मैंने आपको दी। प्रभार था, जिन लोगों का अलग अलग प्रभार था, और सभी लोग पूरी तन्मयता के साथ, पूरी शिद्दत के साथ चुनाव को जिताने में लगे हुए थे। और उसी बात का प्रमाण है, उसी चीज का एक जीता जागता है वो है हमारे सामने कि हम 47 सीट के एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने में या कामयाब हुए हैं। कितने स्टार प्रचारक थे आप मुझे ये बता दीजिए। 50 संख्या बता दीजिए, मेरी जानकारी कम है लेकिन आप मुझे जानकारी दे दीजिए कि आपके कितने स्टार प्रचारक 2022 विधानसभा चुनाव में थे। आप मुझे जानकारी दे दीजिए, स्पष्ट आंकड़ा बता दीजिए मुझे, संख्या बता दीजिए। से अधिक हमारे स्टार प्रचारक 2022 के चुनाव प्रचार में थे। कितने थे सर? सर कितने स्टार प्रचारक थे?
50। कितनी बार सुनोगे भाई? 50 से अधिक? सर 50 से अधिक नहीं सर, 50 से संख्या बता अधिक। दीजिए मुझे, एग्जैक्ट संख्या। अरे मैंने बता दिया सर ना। लिस्ट जारी की जाती होगी ना, लिस्ट में संख्या होती होगी ना कि इतने स्टार प्रचारक हैं। सर आप मेरी जानकारी पर सवाल उठा रहे हैं। फरवरी की लिस्ट में बात, फरवरी की लिस्ट में बात कर रहा हूँ सर, फरवरी की लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। फरवरी में लिस्ट जारी की गई थी जिसमें 30 स्टार प्रचारक थे और फरवरी में ही चुनाव हुआ था, मुझे लग रहा है 14 फरवरी को चुनाव हुआ था उत्तराखंड में। क्या बोले आप? सर 14 फरवरी को चुनाव हुआ था ना उत्तराखंड में? जी जी यही। और फरवरी की मैं स्टार प्रचारकों की लिस्ट की बात कर रहा हूं जिसमें पीएम मोदी, जेपी नड्डा समेत तमाम शामिल थे। आप मेरी जानकारी पर सवाल उठा रहे हैं, पहले अपनी जानकारी को अपडेट करिए जरा। चलिए वसीजा दीदी हमारे साथ मौजूद है, चलिए रुक करेंगे आपकी ओर। चलिए सर संजीव वर्मा जी रुक करेंगे आपकी ओर। वसीजा दीदी आवाज पहुंच रही है आप तक? जिसमें शाह जी भी थे, पीएम मोदी भी थे, और उसके बाद 70 सीटें थी और आपने 48 सीटें जीती, 70 से लेके नहीं आए। आप ये भी तो सोचिए, आप पूरी जानकारी लेके बैठिए। मैंने ये बोला कि हम हर चुनाव को गंभीरता के साथ लड़ते हैं, तो इसलिए हम स्टार प्रचारक भी उतार रहे हैं। वही आप दूसरी ओर देखिएगा। हेलो जी जी आवाज पहुंच रही है आप तक? वही आप दूसरी ओर देखिएगा, आज कांग्रेस की निर्मला गैथोड़ी जी ने अपना नामांकन दर्ज कराया और वहां पर आपके जो दो बड़े नेता वो प्रीतम सिंह जी और हरीश रावत जी पूरी तरह से पूरे चीज से नदारद रहे। तो कांग्रेस तो पूरी तरह से गुटबाजी के अंदर मशगूल है और मैं सोचता हूँ कांग्रेस की लड़ाई सीधी कांग्रेस से है, भारतीय जनता पार्टी से। चलिए संजीव वर्मा जी लौटूंगा आपके पास। वसीजा दी हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद है। वसी जी आवाज पहुंच रही है अब तक? चलिए पूछ लेते हैं ना वसीजा दी से। संजीव वर्मा जी, वसी जी आवाज पहुंच रही है अब तक? आपकी आवाज पहुंची, पर माफी चाहता हूँ फोन से जुड़ा तो मैं आपका आवाज रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा। आपको शुभ नाम जान सकता हूँ? सर मेरा नाम प्रियव्रत दीक्षित है। आप प्रियव्रत दीक्षित के साथ चर्चा में जुड़े हैं, साथ में आपके बीजेपी प्रवक्ता हैं संजीव वर्मा जी, साथ ही दिनेश शक्ति त्रिकाजी जी हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आपका स्वागत है सर, आप देर से जुड़े थे। सर सवाल मेरा यह है कि जिस तरीके से आज नामांकन हुआ है, आज आपके प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया सर, इसमें जो बड़े चेहरे थे उत्तराखंड की राजनीति में, बड़े चेहरे थे वो कहीं ना कहीं इसमें नदारद दिखे। तो एक बार फिर से अंतर्कलह को लेकर आप पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए उत्तराखंड की राजनीति के जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, वो सब मौजूद थे। हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी की बात अभी संजीव वर्मा जी कर रहे थे। तो हरीश रावत जी और प्रीतम सिंह की कुछ व्यक्तिगत व्यवस्था थी जिससे नहीं पहुंचने, लेकिन हरीश रावत जी ने ट्वीट चैनल सोशल मीडिया में भी लिखा था कि वो 20 तारीख के बाद लगातार उपलब्ध रहेंगे। लेकिन मेरी बात सुनिए, संजीव वर्मा जी से मैं पूछूं, जिनके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मौजूद नहीं थे, इनके पूर्व मुख्यमंत्री आपके तीरथ सिंह रावत जी मौजूद नहीं थे उनके साथ, और इनके मुख्यमंत्री गले में वहां पर वो उसका सिंबल डालकर बीजेपी का वहां पर चुनाव प्रचार करा रहे, जो जब नॉमिनेशन कर रहे थे तो उनके गले में सिंबल पड़ा हुआ था। इस तरह की बातें मैं भी करूं, लेकिन चंपावत की गंभीरता को समझने के लिए दो मैं आपसे चाहता हूँ दीक्षित जी। चंपावत एक ऐसी विधानसभा सीट है जो लगभग 80% पहाड़ी क्षेत्र और लगभग 20% मैदानी क्षेत्र है। यानी जब पिथौरागढ़ से नीचे, पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो चंपावत एक ऐसे स्थान है जहाँ पर हम मैदान टनकपुर में प्रवेश करते हैं। कौनसी देवी का मंदिर है वहाँ पर, और उसे देवभूमि चंपावत कहते हैं, यानी कि बहुत ही सम्मानित और पवित्र भूमि है चंपावत। सर मैं गया हूँ वहाँ सर, मैंने देखा है पूरा क्षेत्र, पूरी नेपाली क्षेत्र भी देखा है मैंने। शारदा डैम बैराज के इधर आते हैं तो वो बॉर्डर है, मैंने सब देखा है। आप आगे बढ़िए। तो चंपावत के अंदर की इस गंभीरता को समझने के लिए आपको बता, जैसे अभी 40 शिक्षा प्रचारक की बात बीजेपी कर रही थी, तो अभी अगर जो पुष्कर सिंह धामी जी को जो डर सता रहा है और जो लगातार वहाँ पर उन्होंने एसडीएम की नियुक्ति की, नए डीएम की नियुक्ति की, उसके बाद उन्होंने भी अपने नोडल ऑफिसर बनाया था, जितना भी चुनाव आयोग ने निरस्त किया है, उसके बाद वो गले में नोडल, यानी कि आप समझिए 3 दिन के अंदर कांग्रेस को 4 शिकायत करनी पड़ी है चुनाव के लिए। चुनाव आयोग में जाकर हमें 4 शिकायत करनी पड़ी है। तो इस तरह की जो चुनाव के अंदर आदर्श आचार संहिता को इसकी अनदेखी करके प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं पुष्कर सिंह धामी जी, तो ये एक सबसे बड़ा सवाल है।
और मैं तो कहूंगा कि संजीव वर्मा जी बात कर रहे थे, बड़े उसूल सिद्धांतों वाली बात कर रहे थे, तो आपने तो पहले ही उसूल सिद्धांतों की अनदेखी कर दी। आपने 43 जीते हुए विधायकों का अपमान करके एक हारे हुए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया, और जो अब उस हारे हुए व्यक्ति के लिए आप 40 स्टार प्रचारक बुला रहे हो, तो ये सवाल ये है कि भाजपा को अपना डर सता रहा है। निर्मला गैतोड़ी जी जमीन से जुटी हुई नेता हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो एक बड़ी जीत हासिल करेंगी। जो इतिहास था खटीमा का, वो चंपावत में भी दोहराया जाएगा। दीक्षित जी, चलिए संजीव वर्मा जी, तमाम चीज़ों का आपने सुना और तमाम चीज़ों का जिक्र किया, जिस तरीके से हमारे साथ वसी जैदी जी मौजूद थे कांग्रेस के, और तमाम आरोप भी आप पर जोड़ दिए। इन सभी आरोपों पर आपसे जवाब लेंगे, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, और हमारे साथ वसी जैदी जी मौजूद थे, और जिस तरीके से बीजेपी पर तमाम आरोप इसी बीच उन्होंने चढ़ दिए। सर संजीव वर्मा जी, जिस तरीके से अगर आप इतने ही सक्षम हैं, इतने ही आपको कॉन्फिडेंस है कि हम चंपावत उपचुनाव में बाजी मान ले जाएंगे, और आप जिस तरीके से निर्मला गैतोड़ी को एक महिला प्रत्याशी होने के साथ, मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से आप उतनी अहमियत नहीं दे रहे कांग्रेस को, कि कांग्रेस ने जिस तरीके से महिला प्रत्याशी को उतार के एक दांव खेला है और महिलाओं का वोट बैंक, तो सर जब इतनी ही आप चुनाव को लेकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है सर, फिर 40 स्टार प्रचारक आखिर क्या करेंगे? दीक्षित जी देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे पहले ही बोला कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव होता है उसको पूरी गंभीरता के साथ लड़ती है, और जो 40 स्टार प्रचारकों की जहां तक बात रही, हम अपनी जीत के अंतर को कितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इस रणनीति के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मैदान में उतरती है, और एक चंपावत को एक विकास मॉडल बनाने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि चंपावत को एक विकास का एक मॉडल के रूप में हम लोग स्थापित करेंगे। वहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, सबकी एक अपार संभावनाएं वहां पर उनके ऊपर हम लोग काम करेंगे। रोजगार बढ़ाने के ऊपर हम लोग काम करेंगे। दूसरी ओर आप देखिएगा, कांग्रेस के अंदर इस कदर सर फुटबॉल है, इस तरह जबरदस्त हताशा है कि वहां के 34 ग्राम पंचायत के सदस्य एक साथ 30 ग्राम प्रधान और वहां की पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और आपकी पार्टी के कई, मैं सोचता हूँ दर्जनों बड़े नेता एक साथ पार्टी छोड़कर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल होते हैं, उससे कांग्रेस लगातार एक बड़ी हताशा में है। और इसी हताशा के चलते वो इस तरह के अनर्गल बयानबाजी के साथ बातें कर रहे हैं। और जिस प्रकार से 2022 के विधानसभा चुनाव में हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने पूरा चुनाव लड़ा, और जिस प्रकार से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी दिन रात एक किए हुए पूरी 70 के 70 विधानसभाओं में उन्होंने जोर शोर से प्रचार प्रसार किया, और आज जो 47 सीटों के एक बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उसका श्रेय मैं पूरा का पूरा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम और इच्छा शक्ति और जिस तरह से उन्होंने मेहनत करी, आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। तो मैं सोचता हूं उसका पूरा श्रेय माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को जाता है। सर संजीव वर्मा जी, मैं मानता हूं कि सीएम धामी ने मेहनत की, और बीजेपी तो ये मान ही रही, लेकिन मैं भी मानता हूं सीएम धामी ने मेहनत की। 70 के 70 विधानसभाओं में 70 के 70 विधानसभाओं में से 47 में से अगर बात करें तो 23 सीट आप वो हार गए, और 23 सीटों में सीएम धामी वहां पर नाकाम साबित हुए बीजेपी का जादू चलाने में। मानते हैं ना 23 सीटों पर जहां आप हार गए? वर्मा जी, अगर पूरी तरीके से चला होता तो 23 सीटें भी आपके जी। मेरा सवाल कंप्लीट कर लेने दीजिए, ठीक है संजीव वर्मा जी, मेरा सवाल कंप्लीट कर लेने दीजिए जी, मेरा सवाल कंप्लीट कर लेने दीजिए। 23 सीटों पर जादू नहीं चला,
खटीमा में भी जादू नहीं चला, जबकि 2 बार से वहां पर विधायक थे। तो मान लें क्या कि दीपक तले ही अंधेरा रह गया, खटीमा जिस तरीके से वो हार गए। दीक्षित जी, संजीव जी बात रखिए। दीक्षित जी, आप मुझे लगता है आप नेगेटिव एस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं। नहीं सर, मैं हकीकत पे बात करता हूँ, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। सर मैं पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपको ये सोचना चाहिए, मैं हकीकत पे बात करता हूँ। एक पूर्ण बहुमत की 2/3 बहुमत की सरकार हम लाने में कामयाब रहे। 60 प्लस की आप बात कर रहे थे ना। इस चीज के लिए स्टे होना चाहिए ना, आपको इस चीज के लिए भी उनको स्टे देना चाहिए। नहीं, मैंने पूरी तरीके से कहा, मैंने कहा मैं सीएम धामी ने मेहनत की है, मैं इसको मानता हूं, मैंने अपने सवाल के शुरुआत में भी यही कहा था। लेकिन आप जिस तरीके से कहते हैं कि 70 के 70 विधानसभाओं में सीएम धामी ने मेहनत की, तो मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूं कि 23 सीटों पर कहीं ना कहीं सीएम धामी का जादू नहीं चल पाया, जिसमें एक उनकी भी सीट थी। और आप कहते हैं कि मैं नेगेटिव चीजों को, मैं हकीकत पर बात करता हूं, शायद हकीकत आपको कड़वी लग जाती है। दीक्षित जी देखिए, 10 से ज्यादा सीटें हमारी इस प्रकार की हैं जहां हम 50 वोट, 100 वोट और 1000 और 500 वोट के बहुत एक सूक्ष्म अंतर के साथ हारे। बहुत मतलब एक रेयरेस्ट, जिसको रेयरेस्ट बोलना चाहिए। तो कुछ ना कुछ जगहों पे कई इस तरह के समीकरण भी होते हैं जहां थोड़ा सा हमको एक नेगेटिव चेहरा भी देखना पड़ता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 70 के 70 विधानसभाओं में पूरी तरह से जी जान लगाकर एकजुटता के साथ हमारे कार्यकर्ताओं ने, चाहे बूथ का नेता हो, बूथ का कार्यकर्ता हो, जिले का कार्यकर्ता हो, प्रदेश का कार्यकर्ता हो, सब लोगों ने एकजुटता के साथ काम किया। साथ ही जो हमारे स्टार प्रचारक थे, उन लोगों ने भी उसके अंदर हमारी जीत के अंतर को और ज्यादा हमारी सरकार की रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो प्रचार प्रसार का काम किया, उनका भी मैं उन लोगों को भी मैं इस जीत में श्रेय भी साथ देना चाहूंगा। चलिए वसीम जयदी जी। संजीव वर्मा जी अपना अनर्गल बयानबाजी करते थे, अपनी बयानबाजी में फंस जाते हैं। कह रहे थे कि इन्हें चंपावत में विकास के लिए अपार संभावना दिखाई देती है। तो 5 साल से इनके माफत विधायक कैलाश गैतोड़ी जी थे चंपावत से, तो 5 साल में गैतोड़ी जी ने इसका मतलब कोई काम नहीं किया होगा जो इन्हें अपार संभावना किया। मैंने कहा जब मुख्यमंत्री का कोई क्षेत्र बन जाता है तो मुख्यमंत्री का क्षेत्र खटीमा भी था जी, मुख्यमंत्री का क्षेत्र खटीमा भी था। खटीमा में कोई 5 काम नहीं गिना सकते मुख्यमंत्री। खटीमा की बात, खटीमा के अंदर ही आपके 2017 से 2022 में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को उनके 12,000 अधिक वोट मिले पिछली बार से। 2012 से बात करो, मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ। नहीं हो श्रीमान वर्मा जी, मेरी बात सुनिए आप। आपके राजनाथ सिंह शाह प्रचारक ऐसे खटीमा के अंदर, उन्होंने कहा था कि पुष्कर जी फ्लावर भी और फायर भी हैं। सर आप 5 साल की बात कर रहे हैं, मैं 10 साल की बात कर रहा हूँ। खटीमा में 10 साल में 5 काम पुष्कर सिंह धामी जी नहीं गिना सकते हैं खटीमा में। खटीमा में पहले वो विपक्ष में, तो उसके बाद सत्ता पक्ष में खुद मुख्यमंत्री भी रहे, तभी उन्हें खटीमा की जनता ने स्वीकार किया। और आज आपको चंपावत में 5 संभावनाएं दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब कैलाश गैतोड़ी जी भी हाथ साथ रखे बैठे रह गए होंगे। उन्हें फिर इसी वजह से बाई चांस पायलट जीत गए। देखिए आप कोई संभावना बात छोड़िए, आपका कोई काम नहीं गिना सकते हैं चंपावत खटीमा के। मैं गिनाता हूँ दीक्षित जी, जनकपुर गोल्ड जीबी परियोजना एक बड़ी महत्वपूर्ण परियोजना है, जो कि पिथौरागढ़ की पूरी लाइफ लाइन को जोड़ने वाली परियोजना है, जो 2030 में जाकर पूरी होनी थी। वो आज तक लंबित पड़ी है इनकी सरकार में। बिजली, पानी, सड़क के लिए कई बार खटीमा चंपावत के लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। ये मूलभूत सुविधाएं भी खटीमा चंपावत में नहीं दे पाए हैं। बाईपास की परियोजना के लिए कितनी बार वहाँ की जनता ने मांग कर ली है, लेकिन कैलाश गैतोड़ी की उस बात को आवाज को आगे नहीं बोलना चाहिए। आपके राज्य की मैं सोचता हूँ आप कांग्रेस की अभी भी आप सरकार चलाने के बाद परियोजनाएं इस तरह की हैं जो वर्षों से और दशकों से लंबित
पड़ी है तो लकीर पड़ी तो आपने क्यों नहीं पूरी की भाई? 5 साल से सरकार में हो आप लोगों ने पूरी आप लोगों ने खाली शिलापट रखा और उसके भाई बाद शिलापट आप लोगों ने रखा तो आप लोगों ने क्यों नहीं पूरी की? आप लोगों की वर्मा जी 5 साल तो आप लोग सरकार में आप लोगों ने पूरी क्यों नहीं की? हम धरातल पे काम करते हैं, धरातल पे आप काम करते हैं। शिलापट चेंज करके अपने आप काम कर देते हैं। काम पूरा हो गया, धरातल पे दिख रहा है। इनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है। सर संजीव वर्मा जी, सवाल आप पर जरूर है कि अगर कांग्रेस काल में कोई योजना का शिलापट रखा गया तो आपको उस योजना को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि अब कांग्रेस को कोसना चाहिए कि भाई आपके राज की योजनाएं अभी तक पड़ी हुई हैं। संजीव वर्मा जी मानते हैं ना इस बात को कि अगर कांग्रेस का काल में किसी भी योजना का शिलापट रखा गया है तो आपको उस योजना को आगे बढ़ाना चाहिए? भाई 5 साल बहुत होते हैं किसी भी योजना को लागू करने के लिए, किसी योजना पर काम करने के लिए। आपको उस योजना को आगे बढ़ाना चाहिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने लखनऊ मेट्रो की शुरुआत की थी, सीएम योगी ने उसको आगे बढ़ाया क्योंकि जनता के लिए फायदेमंद थी। मानते हैं ना इस बात को? लगा के काम करने से 5 साल आप लोगों ने क्या किया 5 साल? दीक्षित जी मैं अपने कांग्रेस के भाई को याद दिलाना चाहूंगा कि 2012 में 2007 से 2012 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 108 एम्बुलेंस की एक इतनी महत्वाकांक्षी परियोजना का आरंभ किया जिसने ऑन रिकॉर्ड 42,000 लोगों की प्राण रक्षा का काम किया। नहीं अच्छी बात है, अच्छी बात, तारीफ करूंगा इसके लिए। मैं उत्तराखंड सरकार की, बीजेपी सरकार की मैं तारीफ करूंगा पूरी तरीके से। 2017 में 2017 से 2012 में इनकी सरकार सत्ता में आई, इन्होंने द्वेषवश उस 108 एम्बुलेंस परियोजना को पूरा डिरेल करने का काम किया, उस योजना को पलीता लगाने का काम किया, पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया। और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उसमें कार्यरत सैकड़ों लोगों का रोजगार से लोगों को अपना हाथ धोना पड़ा। चलिए वसीम जी, ये मन गलत बातें मत कीजिए वर्मा जी। आप 5 साल सरकार चला चुके हो, उसके बाद भी आपको कांग्रेस के कार्यकाल की योजनाएं, कांग्रेस के कार्यकाल की तारीफ दिखाई देते हैं। अपने 5 साल जब हम गिनवाते हैं तो आपको कष्ट क्यों होता है? ये ना मन गलत बातें मत कीजिए। आपके करीबी यहाँ पर अभी वो 612 संविदा कर्मी धरने पर बैठे, उनके साथ आप लोगों ने मारपीट की, उनकी नौकरी की नहीं की थी आपको? ये पुस्तक गांधी 2.0 जो आपने शुरू किया उसमें कोई काम आपने कुछ ऐसे किया जो आपने दिनासों को लोगों की नौकरी छीनने के अलावा ये चार गांव के अंदर व्यवस्था के तौर पर दीक्षित जी इनके मंत्री, पर्यटन मंत्री दुबई में घूम रहे हैं और आज मुख्यमंत्री को वहाँ पर धन सिंह रावत जी की ड्यूटी लगानी पड़ी है 4 गांव में। तो आप लोग जिम्मेदारी से बात करें और अधिक बढ़ावा। सर कहाँ दुबई चले जाते हैं सर? चंपावत में रहिए ना थोड़ा। 31 मई को चुनाव है, वहाँ पर थोड़ा फोकस कर लीजिए, बनना जनता आप दोनों लोगों को देख लेगी। आप भी दुबई चले जाते हैं, आप भी इधर देहरादून निकल आते हैं, लेकिन चंपावत की जनता क्या है ना उत्तराखंड में संदीप जी और वसी जी, थोड़ा चंपावत पे चर्चा कर लें। आप तो इधर ही उधर भाग रहे हैं और हमें भी इधर उधर भगा रहे हैं, कभी मेरे पे सवाल खड़े कर देते हैं, कभी मुझे निगेटिव बता देते हैं कि मैं निगेटिव चीजों को देखता हूँ। भाई मैं तो हकीकत से रूबरू करा देता हूँ आपको कड़वा लग जाता है, इसमें मेरी क्या गलती है बताइए ना? तो वहाँ पर धन सिंह रावत जी की ड्यूटी लगानी पड़ी है। तो मैं बताता हूँ भाई, रावत जी तो खुद सोचती है उत्तराखंड में पर्यटन को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। सुनिए वर्मा जी, एक छोटी व्यक्ति की आप लोगों ने आप लोगों ने वहाँ पर लगा दी है। के लिए जा रखे हैं। चलिए धन सिंह रावत जी तो खुद वसी जी आरोप आपके तमाम होंगे। चलिए आरोप तमाम हो गए। संजीव जी जवाब दीजिए और थोड़े चंपावत से रिलेटेड जवाब दीजिए, क्योंकि इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आपका पूरा फोकस चंपावत पे होना चाहिए मेरा मानना है। क्योंकि जब 40 स्टार प्रचारकों पर, उनके आने जाने पर और तमाम चीजों पर, उनकी व्यवस्थाओं पर पैसा फूंका जा सकता है, मानते हैं ना? तो 40 स्टार प्रचारक जब आएंगे तो कम से कम खर्चा तो होगा। अब ये उत्तराखंड सरकार जो है वो टैक्स से ही लाएगी ना 40 स्टार प्रचारकों की जो व्यवस्थाएं होंगी, या सीएम धामी के निजी खाते से वो कटेंगे, या कांग्रेस जो 30 स्टार प्रचारक जिस तरीके से लाएगी उनका खर्चा कौन देगा? दीक्षित जी पहले तो मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं जी
कि स्टार प्रचारक जो आते जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, चाहे सत्ता में कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य कोई दल हो, सरकार से स्टार प्रचारकों का कोई लेना देना नहीं होता। किसका लेना देना है आप बताइए मुझे जरा। जब बीजेपी बुला रही है, जब पीएम मोदी की रैली होती है तो उसके लिए सरकार नहीं है जिम्मेदार है, और कौन है? स्टार प्रचारकों का किसको आना है किसको नहीं आना है और किसको लाना है किसको नहीं लाना है, ये सारा निर्णय संगठन करता है। ये सारा निर्णय संगठन करता है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो संगठन फंड करता है क्या, ये बताइए जरा मुझे। क्या संगठन फंड करेगा क्या जो उनके आने जाने खर्चा होगा, या जो जब वो स्टार प्रचारक जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो जो भी खर्चा होगा वो कौन, इसका खर्चा कौन देगा? इस पर आपसे जवाब लेंगे और दिनेश शक्ति त्रिकाल जी से भी इस पर समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश शक्ति त्रिकाल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद है। दिनेश जी, आपसे समझना चाहेंगे इस पूरी घटनाक्रम को लेकर, जिस तरीके से अभी प्रदेश प्रवक्ता संजीव वर्मा जी कह रहे थे कि स्टार प्रचारक जो आएंगे उनका जो संगठन उसके लिए जिम्मेदार होता है कि उनके कैसे क्या उनके रहने सहने का, और जिस तरीके से जो भी वो जनसभा को संबोधित करेंगे उनका खर्चा सब संगठन उतारता है, बीजेपी संगठन। दिनेश जी। सर, मैं संजीव वर्मा जी की ही बात करूंगा। मैं उनकी पूरी बात सुन रहा था। उन्होंने डिबेट के अंदर ये कहा है कि हम चंपावत का इलेक्शन लड़ रहे हैं चंपावत के विकास के लिए, उसे बॉर्डर सिटी बनाने के लिए, उसे पूरा करने के लिए जो अब तक वहाँ नहीं हुए। पिछले 10 साल से भाजपा का ही एमएलए वहाँ पर काम कर रहा था। तो एक मिनट दिनेश जी, मैंने ये नहीं कहा कि जो अब तक वहाँ नहीं हुई। मैंने ये कहा उन व्यवस्थाओं को और ज्यादा और बहुत बढ़ाएंगे। मैं वही ज्यादा बता रहा हूँ। आपके प्रबंधन दिनेश जी प्लीज दिनेश जी, मैंने कहा देखिए विकास तो सब जगह हुआ है, लेकिन और बहुत ज्यादा विकास के लिए, ताकि जी दिनेश जी। जो विकास का काम रुका हुआ था जी, चलिए शायद संपर्क टूट गया है। वसीजादी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मैंने जी दिनेश जी, आप बात को घुमा रहे हैं अपने आप। मैंने कहा विकास तो हो रहा है, विकास और ज्यादा विकास। चलिए सुन लेते हैं ना दिनेश जी। दिनेश जी, शायद आपके समझने में फर्क हो गया था, सर कुछ और कहना चाह रहे थे। दिनेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए शायद संपर्क टूट गया है। वसीजादी जी। और आप लोग उससे जो भी आपके स्टार प्रचारक आते हैं वो उससे ऐश करते हैं। नंबर तीसरी बात है, राजनीति और अनुशासन की बात करते हैं। आपके यहाँ राजनीति और अनुशासन है कहाँ? आपके जितने भी नेता है, अगर उन नेता को हम उल्टा गिने तो होते ताने। आप भी वर्मा जी यहाँ पर बैठे हुए दूसरों को ताने दे रहे हैं, चाहे वो भाजपा सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो मीडिया के लोग हों। आप उनको ताने मारते हैं। जो आप कह रहे हैं वो सही है, जो दूसरा वो कह रहा है कि उसके ऊपर आप क्रिटिसाइज करते हैं। ऐसा नहीं होता। जनता के साथ जो आदमी देखता है वही बोलता है और वही आपको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आप लोग उस बात को समझने की कोशिश नहीं करते। आप अपनी भाषा बोलते हैं जिससे कि जनता को नुकसान हो रहा है और आपको फायदा नहीं हो रहा। ये आप समझ लीजिए वर्मा जी, नंबर 1। नंबर दूसरी बात, ये जिस गलतफहमी में आप जी रहे हैं या जिस गलतफहमी में आप बोल रहे हैं, ये गलतफहमी कहीं उल्टी हो गई तो आप कहाँ के रह जाएंगे, कहाँ मुंह दिखाएंगे वर्मा जी? आप उस बात को न रोकिए। जो बात आप भी गलत है, ये मत रहिए। आप इस तरह की मैं गलतफहमी में नहीं हूँ। हाँ, आप भी गलतफहमी ना करें। मैं ऐसा है वर्मा जी, मैं गलतफहमी में बिल्कुल नहीं। मैं आपकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। आप 10 साल से चंपावत में क्या किया आपने? 5 योजना बनी, 5 योजना में से एक भी कंप्लीट नहीं है आपकी योजना।
मैं किसी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, मैं भाजपा के कार्य की बात कर रहा हूँ जिसे आप गिनवा रहे थे। इसीलिए बेटर यही है, जो इस वक्त दिखाई दे रहा है आप उसको देखिए और क्या करना है, कैसे करना है। 30 की जगह आप 40 स्टार प्रचारक आप भेज रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ठग बना रहे हैं कि जो 30 का मुकाबला 40 करेंगे। फिर ऊपर से आप ये कह रहे हैं कि 30 में से 10-12 तो विदेश में घूम रहे हैं। अच्छी बात है आपके लिए, तो बहुत बढ़िया बात है। आपके पास तो 40 है, उनके पास तो 20 रह जाएंगे। तो इसलिए संजीव जी, आप भी देहरादून में हैं, हम भी देहरादून में हैं, आप भी भाजपा के प्रवक्ता है, मैं अपने अखबार का मालिक हूँ, मैं अपने अखबार की राजनीति करता हूँ, मैं अपने अखबार के अंदर जो सही है वही बात करता हूँ। ना मुझे कांग्रेस से कोई लेना देना, ना ही मुझे आपके चंपावत की जनता से लेना। जनता की जो मजबूरी है, क्या जनता को ये नहीं पता लग रहा कि 4 दिन पहले आपने 50 रुपए सिलेंडर बढ़ा दिया? आपको तो चाहिए था, आप तो मोदी की राह पर चलते कि मोदी डायरेक्ट से लगता है वो सस्ता कर देता है, जीतने के बाद महंगा कर देता है। आप उस राह पे चलते दिनेश जी, लेकिन ऐसा अपना न्याय करते। दिनेश जी, आप तो पत्रकार हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और मैं सोचता हूँ हमारे से कहीं ज्यादा देश की विदेश की हर जगह की आपको नॉलेज है। पूरे विश्व भर में जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ है, कितने पेट्रोलियम पदार्थों की क्या त्राही पूरे विश्व भर में हो रही है। मैं पेट्रोलियम पदार्थ की बात नहीं कर रहा। इस वक्त रशिया का रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो 25 फरवरी को हुआ था। सर, रूस और यूक्रेन का युद्ध, इसका जवाब मैं देता हूँ संजीव जी, इसका जवाब मैं देता हूँ। रूस यूक्रेन का जो युद्ध था वो 25 फरवरी से शुरू हुआ था, मैं मानता हूँ, और 10 मार्च को नतीजे आए थे 5 राज्यों के। तब तक आपके ना पेट्रोल के पदार्थ बढ़े ना गैस के दाम बढ़े 10 मार्च तक, और उसके बाद भी 10-15 दिन नहीं बढ़े। लेकिन उसके बाद से जैसे ही जनता को अंदेशा था कि जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आएगा वैसे ही कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा, और सीधे तौर पर वही हुआ। जैसा जनता को अंदेशा था कि अब रिजल्ट आने के बाद से लगातार महंगाई सिर तोड़कर आगे बढ़ेगी, और वही हुआ। 25 फरवरी से और 10 मार्च के बीच में नहीं हुआ, क्योंकि 25 फरवरी को रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, मेरी जानकारी जैसी है। मैं वही कह रहा हूँ सर जी, उस वक्त जिस वक्त युद्ध 25 तारीख को चालू हुआ था, उस वक्त पेट्रोल सस्ता था, और पेट्रोल सस्ता रहा जब तक युद्ध रहा। जब तक उत्तराखंड और तो पेट्रोल डीजल महंगा हो गया और महंगाई बढ़ गई, और इसी 1 महीने के अंदर हमारा चुनाव है, यही है ना। खत्म होते तुम्हारे चुनाव खत्म होते ही गैस का सिलेंडर 150 रुपए हो गया। अभी तो 1.5 महीना नहीं हुआ सरकार बने हुए, गांधी जी को दोबारा इलेक्शन लेने के लिए मुंह देखना पड़ा। ये 1.5 महीने के लिए तो कम से कम महंगाई को रोक के रखते हैं। सर चलिए दिनेश जी, लौटूंगा आपके पास। संजीव जी, समय यहाँ पर मंथन का है। चलिए वसी जैदी जी, एक कमेंट आपसे लेना चाहूंगा इसी बीच। संजीव जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे ही लूंगा। संजीव जी, समय का अभाव है, वसी जैदी जी कम शब्दों में अपनी बात को रखिए जरा। देखिए, जैसे अभी आप कर रहे थे चुनावी खर्चे की बात कर रहे थे, मैं आपको इन्हें बताता हूँ कि चलो चुनावी खर्चा समझते हैं कि पार्टी फंड से उसका चुनावी खर्चा होता है, लेकिन उन्होंने 4-5 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है चंपावत में। सुबोध उनियाल जी की ड्यूटी है, रेखा जी की ड्यूटी है, सौरभ बोगड़ा जी की ड्यूटी है, और मेरे ख्याल से 1-2 मंत्री की और ड्यूटी है। तो अभी एक मंत्री आपके विदेश घूम रहे हैं, 4-5 मंत्री आपके चंपावत पहुंच जाएंगे। प्रदेश के अंदर इतनी बुरी व्यवस्था चल रही है, आप देखिए 4 धाम के अंदर क्या स्थिति चल रही है। तो आप चंपावत चुनाव लड़ने के लिए जब से मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी जी, पहले वो पूरे सीट ढूंढ रहे थे, जब से सीट मिली चंपावत के ऊपर सबकी ड्यूटी चंपावत, समय का अभाव है, फिर जवाब लेना ये है कि आप चंपावत, आपके राहुल बाबा भी नेपाल घूम रहे हैं काठमांडू में। राहुल बाबा जी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं है सरकार चलाने की, राहुल जी के ऊपर सरकार चलाने की जिम्मेदारी नहीं है। आप अपनी बात कीजिए कि ओ माई गॉड बोलना पड़ा है। पहली बार 5 साल में पत्रकारों के सामने आईटी लगी थी, मोदी जी के ओ माई गॉड बोलना पड़ गया, उनके पास जवाब देने के लिए एक शब्द नहीं था। आप उनकी चिंता कीजिए जो सरकार चला रहे हैं, राहुल जी के पास सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। राहुल जी नेपाल घूमे, काठमांडू घूमे या कहीं भी घूमे, जब सरकार में आएंगे तब आप राहुल जी के ऊपर सवाल करना। वायनाड भी 1-2 बार घूम लेना चाहिए। तो फिलहाल संजीव जी, कम शब्दों को जरा अपनी बात को खत्म करिए, क्योंकि समय का अभाव है, थोड़ा सा घड़ी इजाजत अब नहीं दे रही। चलिए संजीव जी, बात को खत्म करिए जरा जल्दी से। हेलो जी हाँ जी बोलो।
हाँ दीक्षित जी, मेरे से बोला आपने? जी जी, कम शब्दों में अपनी बात को खत्म करिए। दीक्षित जी देखिए, मैंने कहा जो आज जो चंपावत का जो मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विकास के मुद्दे पर चुनाव मैदान में है और विकास के एक नए आयाम हम चंपावत को देने जा रहे हैं। चंपावत की जनता का अपार स्नेह और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत की ओर बढ़ रही है और एक नया इतिहास भारतीय जनता पार्टी कायम करेगी और एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी इतिहास तो फिलहाल अब कांग्रेस ने भी कायम कर दिया है सीएम को पटकनी देकर। वर्मा जी, हमारी शुभकामना है कि धामी जीते, थोड़ा विकास कार्य करे। धन्यवाद भाई साहब। सर, इतिहास की जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, तो इतिहास के पन्ने में तो ये भी लिख गया है कि सीएम धामी अपनी विधानसभा हार गए, 70 विधानसभा जिताते जिताते, और ये भी लिख गया है कि कांग्रेस ने उन्हें पटकनी दे दी। मानते हैं ना इतिहास को? उत्तराखंड के इतिहास में जब भी जिक्र होगा तो सीएम धामी एक हारे हुए सीएम के तौर पर बीजेपी ने उन्हें सत्ता दे दी थी। चलिए दिनेश जी, एक कमेंट, फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगा दिनेश जी, कम शब्दों में जरा। हाँ जी बोलिए। मुझे लग रहा वो तो इनके सीनियर था, हारे हुए कैंडिडेट को उन्होंने दोबारा सीएम बना दिया। ये भी नहीं सोचा कि अपना घर, अपनी जगह, अपना बचपन जहाँ बीता, वहाँ से लोगों ने इन्हें नकार किया। और चंपावत के अंदर जो भाजपा की 2 साल से सीटें चल रही थी, तीसरी साल की वो जीते के राज थी, और पता ये रह गया कि वहाँ की तो मिट्टी खराब करने के लिए धामी जी फिर वहाँ पहुंच गए। और वहाँ की जीत इनको मिलती है या नहीं मिलती, जैसे कि वर्मा जी को बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन जो निर्मला जी वहाँ से कांग्रेस की तरफ से खड़ी हुई है। सर आपको मौका दिया ना, आप एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद फिर डिबेट खत्म करते हैं। वर्मा जी थोड़ा बहुत मानना, मेरी शुभकामना धामी के साथ है। धामी मेरा अच्छा दोस्त है, मैं हराने की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि चलिए फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। समय का अभाव थोड़ा सा, फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो उपचुनाव का रण जो है वो पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि 31 मई को विधानसभा उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव में साफ हो जाएगा 3 मई को कि आखिर चंपावत की जनता ने सिर माथे किसको बिठाया है। आज कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी का नामांकन करा दिया, लेकिन कांग्रेस में अंतकलह एक बार फिर से सामने आई। तो वहीं आज बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। तो फिलहाल आज के इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ के साथ। नमस्कार।